हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक के अंतर्गत अ गर्ल विथ अ बास्केट, जिसके लेखक विलियम सी डॉगलस हैं, के दूसरे और आखिरी पार्ट का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि आपने इस लेसन के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आइए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The children selling baskets were son and daughter of these refugees. तो चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, सेलिंग मीन्स बेचना होता है, बास्केट मीन्स टोकरियों को, सन्स मीन्स पुत्र होता है, एंड डॉटर मीन्स पुत्रियाँ। दीज रिफ्यूजीज मतलब इन शरणार्थियों की। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट यानी टोकरियाँ बेचने वाले बच्चे इन सभी शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियाँ थे। They are their parents or relative had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in a markets already overcrowded. तो दे मीन्स वे लोग, अर्थात वे शरणार्थी लोग। दियर पेरेंट्स मतलब उनके माता पिता, और रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार या सगे संबंधी होता है। गैदर्ड मीन्स एकत्रित हो गए या इकट्ठा हो गए। सिटीज मीन्स शहरों को। सेटिंग अप मतलब स्थापित करना या निर्माण करना। स्टॉल्स मीन्स दुकानें। मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण करना या बनाना होता है। सिंपल मीन्स साधारण या छोटे छोटे। आर्टिकल मीन्स सामान। ट्राइंग मीन्स प्रयास कर रहे थे या कोशिश कर रहे थे। टू मेक मतलब बनाने के लिए अर्थात कमाने के लिए। लिविंग मतलब जीविका होता है या रोजी रोटी। ऑलरेडी मीन्स पहले से ही। ओवर क्राउडेड मीन्स अत्यधिक भीड़। तो दे आर दियर पेरेंट्स आर रिलेटिव हैड गैदर इन द सिटी। वे या फिर उनके माता पिता या उनके सगे संबंधी इन शहरों में इकट्ठा हो गए थे, अर्थात आके बस गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स दुकानें बनाकर। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल छोटे छोटे सामान बनाकर। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट वह एक ऐसे बाज़ार में जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे या रोजी रोटी कमाने का प्रयास कर रहे थे, जो पहले से ही भीड़ से भरा हुआ था, अर्थात इनके जैसे ही बहुत सारे लोग पंखों या टोकरियों को बेचने का कार्य करते थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रॉस सेट्स दैट लाइंड द स्ट्रीट। दे मीन्स वे लोग, अर्थात शरणार्थी लोग। लिव्ड मीन्स रहते थे। क्लॉथ मीन्स कपड़ा होता है। ग्रॉस मीन्स घास। सेट्स मीन्स छप्पर या छाया भी कह सकते हैं हम। दैट मीन्स जो या जिनकी। स्ट्रीट मीन्स गलियाँ। तो दे लिव्ड इन क्लॉथ्स एंड ग्रॉस सेट्स वे अर्थात शरणार्थी लोग कपड़े और घास के छप्परों में या छाया में रहते थे। दैट लाइन द स्ट्रीट जिनकी पक्तियाँ गलियों में थी, या फिर जो लोग गलियों में या सड़क के किनारे रहते थे। The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. Peasants means किसान होता है दोस्तों, या फिर किसान वर्ग जो खेती बाड़ी का कार्य करते हैं। एमंग मीन्स के बीच। दीज रिफ्यूजीज मतलब इन्हीं शरणार्थियों के बीच। एकस्टम्ड मतलब अभ्यस्त थे, आदि थे। टू लिटल मतलब कम या थोड़ा होता है। दियर लिव्स मतलब अपनी जीविका या अपनी रोजी। एनुअल इनकम मीन्स वार्षिक आमदनी या साल भर की कमाई। एग्रीकल्चरल मतलब खेती बाड़ी या कृषि कार्य करने वाली। फैमिली मीन्स परिवार होता है। द पीसेंट एमंग दीज रिफ्यूजीज इन्हीं शरणार्थियों में वे लोग जो खेती बाड़ी का कार्य करते थे, या इन्हीं शरणार्थियों में वे लोग जो किसान थे। हैड बीन एकस्टम टू ए लिटल आर दियर लिव्स वे लोग अर्थात इन्हीं शरणार्थियों में वे लोग जो किसान थे या खेती बाड़ी का कार्य करते थे। हैड बीन एकस्टम टू ए लिटल आल दियर लिव्स वे पूरे जीवन भर थोड़ी सी जीविका कमाने के अभ्यस्त थे, अर्थात उनकी आमदनी बहुत कम थी। फार मीन्स क्योंकि होता है। द एनुअल इनकम क्योंकि एक कृषि करने वाले परिवार की
वार्षिक आय एक साल में $100 से अधिक नहीं होती है। The average unskilled labor makes 30 cents a day or less than $2 a week. एवरेज मीन्स औसत होता है, अनस्किल्ड मतलब अकुशल या साधारण, लेबरर मतलब श्रमिक या मजदूर, मैक्स मतलब कर लेते हैं अर्थात कमा लेते हैं, 30 सेंट मतलब 30 सेंट, ए डे मतलब एक दिन में, लेस दैन $2 ए वीक मतलब सप्ताह। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मैक्स 30 सेंट ए डे और लेस दैन $2 ए वीक। साधारण श्रमिक या अकुशल श्रमिक एक दिन में 30 सेंट कमा लेते हैं और लेस दैन $2 ए वीक, या फिर एक सप्ताह में $2 से कुछ कम कमा लेते हैं। देयर इज़ 1 मील ए डे, एन ऑनियन, ए पीस ऑफ ब्रेड, ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, परहैप्स ए बीट ऑफ गोट चीज़। तो मील मीन्स भोजन होता है, ए डे मीन्स एक दिन के, एन ऑनियन मीन्स प्याज, पीस मीन्स टुकड़ा होता है, ब्रेड मीन्स रोटी, बाउल मीन्स कटोरा या कटोरी होता है, पल्स मीन्स दाल, परहैप्स मीन्स शायद या संभव होता है, बीट मीन्स टुकड़ा होता है, चीज़ मतलब पनीर। देयर इज़ 1 मील ए डे, उनके अर्थात खेती का बाड़ी करने वाले, कृषि का कार्य करने वाले लोगों के एक दिन के भोजन में क्या क्या होता है उसके बारे में यहाँ विलियम सी डॉगलस बता रहे हैं कि एन ऑनियन मतलब एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड मतलब रोटी का एक टुकड़ा अर्थात एक रोटी, बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क दूध के साथ एक कटोरी में दाल, परहैप्स में शायद या संभवतः, ये बीट ऑफ गोट चीज़, चीज़ मतलब पनीर होता है, बीट में टुकड़ा। तो देयर इज़ 1 मील ए डे, उनके अर्थात किसान वर्ग या जो खेती बाड़ी करने वाले लोग थे उनके एक दिन के भोजन में एक प्याज, एक रोटी, दूध के साथ कटोरी में दाल और संभवतः बकरी के दूध के पनीर का एक टुकड़ा। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। टी मीन्स चाय होता है, कॉफ़ी मीन्स कॉफ़ी, फैट मीन्स वसा युक्त भोजन, स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ, मीट मीन्स मांस होता है। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट। उनके अर्थात उन किसान लोगों के भोजन में ना तो चाय, ना तो कॉफ़ी, ना तो वसा युक्त भोजन, ना मिठाइयाँ और ना ही मांस होता है। $100 a year is not $2 a week, yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. $100 मीन्स $100, ए ईयर मतलब एक साल में, एट मीन्स तो भी, फिर भी, इवन मतलब यहाँ तक कि, दैट मतलब उस या इतना, स्मॉल मतलब कम होता है, अमाउंट मीन्स राशि या पैसा, हार्ड मतलब कठिन है, टू अर्न मीन्स कमाना, सेलिंग मतलब बेचकर, बास्केट्स में टोकरियों को, टू पीपुल मतलब उन लोगों को, टू पुअर जो अत्यधिक गरीब हैं। तो $100 ए ईयर इज़ नॉट $2 ए वीक, यानी वर्ष भर का $100 सप्ताह का $2 भी नहीं है, अर्थात ऐसे लोग जो साल भर में $100 कमाते हैं वो लोग एक सप्ताह में $2 भी नहीं कमा लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक वर्ष में 52 सप्ताह होता है, तो यहाँ $100 की बात हो रही है, तो 52 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 हो जाता है। तो उस हिसाब से ये लोग एक सप्ताह में इनका $2 भी नहीं पड़ता है। तो एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज़ हॉट, आगे विलियम सी डगलस कहते हैं, एट मतलब तो भी, फिर भी, इतनी छोटी सी रकम या इतना थोड़ा सा पैसा उन लोगों को या उन गरीब लोगों में टोकरियां बेचकर कमाना बहुत ही कठिन था। That no doubt is the reason these little children descended on me like locust. That no doubt, doubt मतलब संदेह होता है, तो that no doubt मतलब निसंदेह, रीज़न मीन्स कारण होता है, वजह होता है, दीज मतलब ये सब, लिटल चिल्ड्रन मतलब छोटे छोटे बच्चे, डिसेंडेड मतलब आक्रमण किया अर्थात मुझ पर टूट पड़े, लाइक लोकस्ट, लोकस्ट मीन्स टिड्डी दल होता है, टिड्डियों की तरह। तो दैट नो डाउट इज़ द रीज़न दीज लिटर, निसंदेह यही कारण था, यही वजह था, ये छोटे छोटे बच्चे मुझ पर टिड्डियों के समान या टिड्डी दल के समान मुझ पर आक्रमण कर दिया, अर्थात मुझे चारों तरफ से घेर लिया।
I, an American, was doubtless the most promising market they had seen। तो अमेरिकन मतलब अमेरिका का रहने वाला या अमेरिका वासी, डॉपलेस मतलब निसंदेह, मोस्ट मतलब सबसे अधिक, प्रॉमिसिंग मतलब आशा देने वाला या फिर आशा बढ़ाने वाला, मार्केट मतलब बाजार होता है, दे हैड सीन मतलब उन्होंने देखा था। विलियम सी डॉगलस कहते हैं आई एन अमेरिकन, मैं अमेरिका का रहने वाला था, वाज डॉपलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, और निसंदेह मैं उनके लिए अर्थात उन बच्चों के लिए एक आशा बढ़ाने वाला ग्राहक था। अर्थात उन शरारती बच्चों ने ये सोचा कि ये एक अंग्रेज़ हैं और उनके पंखों या टोकरियों को अत्यधिक खरीदेंगे। इस वजह से बच्चों ने उन पर आक्रमण किया, अर्थात उनको चारों तरफ से घेर लिया। अगला पैसेज देखते हैं दोस्तों। I bought one teeny basket for a few annas, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely saving basket for a rupee, a few fans for an anna are two a piece। आई मतलब मैं अर्थात विलियम सी डॉगलस कर रहे हैं, बॉट मीन्स खरीदा, टेनी मतलब छोटा होता है, बास्केट में टोकरी, फार ए फ्यू आना मतलब कुछ आने में, एंदर मतलब एक दूसरी, फ्रूट मीन्स फल वाली, बास्केट मीन्स टोकरी, फार ए बीट मोर मतलब इससे कुछ अधिक में। आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर ए फ्यू आना, विलियम सी डॉगलस कह रहे हैं मैंने कुछ आने में एक छोटी सी टोकरी खरीदी, अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बीट मोर, और एक दूसरी फल वाली टोकरी इससे कुछ अधिक में खरीदी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रूपी, तो वेस्ट मतलब दोस्तों रद्दी होता है, कूड़ा भी होता है, पेपर मीन्स कागज़, फॉर ए रूपी, ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर रुपी, और 1 रुपये में मैंने रद्दी कागज़ या फिर कूड़े रखने वाली टोकरी को ख़रीदा। ए लवली सेविंग बास्केट फॉर ए रुपीज़, लवली मीन्स प्यारी सी, सेविंग मतलब सिलाई मशीन होता है, ए रुपी मतलब 1 रुपये में। ए लवली सेविंग बास्केट फॉर ए रुपी, और मैंने 1 रुपये में सिलाई मशीन के सामान को रखने वाली टोकरी खरीदी। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना आर टू ए पीस, तो फ्यू मतलब कुछ होता है, फैंस मीन्स पंखे, फार एन आना मतलब एक आने में, आर टू ए पीस या 2 आने में एक। फिर से देखते हैं दोस्तों। आई बाट वन टीनी बास्केट फॉर ए फ्यू आना, मैंने कुछ आने में एक छोटी सी टोकरी खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बीट मोर, और एक दूसरी फल वाली टोकरी इससे कुछ अधिक में खरीदी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी, और 1 रुपये में रद्दी कागज़ को रखने वाली एक सुंदर सी टोकरी खरीदी। ए लवली सेविंग बास्केट फॉर ए रुपी, 1 रुपये में प्यारी सी सिलाई मशीन के सामान को रखने वाली टोकरी खरीदी। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना आर टू ए पीस, या फिर एक आना या फिर इससे कुछ आने में मैंने कुछ पंखे खरीदे। माई आर्म्स वेयर फील्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, तो आर्म मीन्स भुजा होता है अर्थात हाथ, वेयर फील्ड मतलब भर गए, स्पेंड मीन्स खर्च करना होता है, 50 सेंट मतलब 50 सेंट। तो माई आर्म्स वेयर फील्ड मतलब मेरी भुजाएं भर चुकी थी, अर्थात ये पूरा सामान खरीद चुके थे। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, और मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्च कर पाया था। द चिल्ड्रेन प्रेस्ड इन शाउटिंग दियर वेयर्स, तो चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, प्रेस्ड मतलब दबाव डाला, शाउटिंग मतलब चिल्लाना होता है, दियर मतलब अपने, वेयर्स में सामान होता है। द चिल्ड्रेन प्रेस्ड इन शाउटिंग दियर वेयर्स, बच्चों ने चिल्लाते हुए अपने सामान को बेचने के लिए मुझ पर दबाव डाला, अर्थात वे चाहते थे कि वे अधिक से अधिक हम लोगों के सामान को खरीदे। आई वॉज ए प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, तो आई वॉज ए प्रिजनर, प्रिजनर मीन्स कैदी होता है, कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरह से, सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ था, अनेबल मीन्स अयोग्य असमर्थ होता है, टू मूव मतलब हिलना डुलना। तो आई वॉज ए प्रिजनर, तो आई मतलब मैं होता है, अर्थात विलियम सी डॉगलस कहते हैं कि आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी था या फिर कैदी के समान था, कम्प्लीटली सराउंडेड चारों तरफ से पूरी तरह से घिरा हुआ था, अनेबल टू मूव और इधर उधर अर्थात अगल बगल में घूमने में बिल्कुल भी असमर्थ था। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी,
मोस्ट मतलब सबसे अधिक, डिलीजेंट मतलब परिश्रमी या मेहनती होता है, अग्रेसिव मीन्स आक्रामक या फिर तेज तर्रार, वेंडर मीन्स विक्रेता होता है, ब्यूटीफुल गर्ल मतलब प्यारी सी बच्ची या प्यारी सी लड़की, ऑफ 9 मतलब 9 वर्ष की थी, राइट मतलब ठीक होता है, इन फ्रंट ऑफ मी मतलब मेरे सामने। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर मतलब सबसे अधिक परिश्रमी आक्रामक विक्रेता जो एक 9 साल की लड़की थी, ठीक मेरे सामने खड़ी थी। शी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल एंड शी वांटेड ए रुपी एंड ए हाफ फॉर इट आर ए अबाउट 30 सेंट्स। तो सी मतलब वह था जो 9 साल की लड़की थी, हैड मतलब वही ली हुई थी, लवली मीन्स प्यारी सी, बास्केट मीन्स टोकरी, विथ हैंडल मतलब हत्थे वाली, एंड सी वांटेड मतलब चाहती थी, ए रुपी एंड ए हाफ 1 रुपये और आधा अर्थात 1.5 रुपये, फॉर इट मतलब इसका अर्थ उस टोकरी का, आर अबाउट मीन्स लगभग या करीब होता है, 30 सेंट मतलब 30 सेंट। सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल वह अर्थात वह छोटी सी बच्ची हत्थे वाली एक प्यारी सी टोकरी ली थी, एंड सी वांटेड ए रुपी और वह इसका या इसलिए 1.5 रुपये चाहती थी या फिर लगभग 30 सेंट चाहती थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, तो अर्नेस्ट मीन्स ईमानदार होता है, प्लीडर मतलब विक्रेता या समर्थक होता है, तो सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर वह एक ईमानदार विक्रेता थी। देयर वेर टीयर्स इन हर आइज, तो टीयर्स मीन्स आंसू होता है, आइज मतलब आंखों में, तो देयर वेर टीयर्स इन हर आइज उसके आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हर्ट, तो प्लीडेड मतलब आग्रह करना होता है, निवेदन करना होता है, एंड बेग्ड मतलब प्रार्थना किया, विनती किया, टोन्स मतलब आवाज़ या स्वर होता है, दैट मीन जो या जिससे, रिंग मतलब निचोड़ना, एनी हर्ट मतलब किसी भी हृदय को या किसी भी व्यक्ति के मन को। तो सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स वह ऐसे स्वर में प्रार्थना या विनती किया जो किसी भी हृदय को निचोड़ सकती थी या जो किसी भी हृदय को पिघला सकती थी, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित कर सकती थी। माई आर्म्स वेयर फुल, आर्म मीन्स भुजा अर्थात हाथ होता है, वेयर फुल मतलब भर गए थे, तो विलियम सी डॉगलस कहते हैं माई आर्म्स वेयर फुल मेरे हाथ भर गए थे। आई हैड नो रूम, रूम मतलब स्थान से जगह से मतलब है, लेट मीन्स अब होता है, एनी मतलब कोई, नीड मतलब आवश्यकता था, एंदर मतलब दूसरी, बास्केट में टोकरी। तो आई हैड नो रूम मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं था और ना ही मुझे किसी दूसरी टोकरी की आवश्यकता थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट pocket and got a handful of change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. तो बैलेंसिंग मीन्स संभालते हुए या संतुलित करते हुए, माई बास्केट मतलब अपने टोकरियों को, एंड फैंस मीन्स पंखों को, ऑन माई लेफ्ट आर्म मतलब अपने बाएं हाथ से, रीच्ड मतलब पहुंचा अर्थात डाला, माई राइट कोट मतलब मेरे दाहिने कोट के जेब में, पॉकेट में जेब होता है, गॉट मीन्स लिया या फिर पाया, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, ऑफ चेंज मतलब छुट्टे पैसे अर्थात रेजगारी भी होता है, परहैप्स में शायद, 15 सेंट इन ऑल 15 सेंट मतलब 15 सेंट, विच मतलब जिसको, आई डिपोजिटेड मतलब जमा कर दिया या रख दिया, बास्केट में टोकरी को, दैट मीन जो या जिसको, यंग गर्ल मतलब वो छोटी सी लड़की, हेल्ड मतलब पकड़ी हुई थी, इम्प्लोरिंगली मतलब प्रार्थना पूर्वक या हाथ जोड़े हुए, बिफोर मी मतलब मेरे सामने। तो बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैं अपने बाएं हाथ से अपनी टोकरियों और पंखों को संभालते हुए, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट और मैंने अपने हाथ को अपने दाहिने कोट के जेब में डाला, एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज और मैंने मुट्ठी भर छुट्टे पैसे या रेजगारी को ली, परहैप्स 15 सेंट इन ऑल और संभवतः यह कुल मिलाकर 15 सेंट थे, विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड एम्प्लॉयड, जिसको अर्थात उस पैसे को मैंने उस लड़की की टोकरी में रख दिया जो मेरे सामने प्रार्थना पूर्वक या हाथ जोड़े हुए खड़ी थी। I tried to explain that I could not buy the basket but extended the gratuity as a substitute.
आई ट्राइड मतलब मैंने प्रयास किया, टू एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करना या समझाना होता है, दैट कि आई कुड नॉट बाई मतलब मैं नहीं खरीद सकता, बास्केट्स में टोकरी को, बट मीन्स लेकिन एक्सटेंड मीन्स बढ़ाना होता है या देना होता है, द ग्रेजुटी मतलब अनुग्रह राशि या ऐच्छिक दान होता है, एज ए सब्स्टिट्यूट मतलब इसके स्थान पे या इसके बदले। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैंने उसे अर्थात उस छोटी लड़की को समझाने का प्रयास किया कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, लेकिन इसके स्थान पे उसे ऐच्छिक दान दे रहा हूँ, अर्थात अपने मन से पैसे दे रहा हूँ। आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, रियलाइज मतलब महसूस हो गया, वंस मीन्स तुरंत, एट वंस मीन्स तुरंत होता है, व्हाट मीन्स जो कुछ, ऑफेंस मीन्स अपराध, आई हैड गिवन। तो आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मुझे तुरंत ही एहसास हो गया या मुझे तुरंत ये महसूस हो गया कि मैंने कुछ गलती कर दिया है या मुझसे कुछ अपराध हो गया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रेज एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन रेज्ड हर chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me. दिस चाइल्ड ऑफ 9 मतलब यह 9 साल की बच्ची, ड्रेस्ड मतलब पहनी हुई थी, इन रेज मतलब फटे हुए, एज मीन्स किनारा या कगार भी होता है, आप स्टारवेशन मतलब भूखमरी, रेज्ड मतलब ऊपर उठाई, हर मीन्स अपना, चेन मीन्स ठुड्डी होता है, रीच्ड मतलब पहुंचाई या ले गई, द बास्केट मीन्स टोकरी के पास, ऑल द प्राइड, प्राइड मीन्स गौरव होता है, ग्रेसियसनेस मतलब शालीनता, लेडी मीन्स औरत होता है, हैंडेड मतलब हाथों में दे दिया, द मनी मीन्स पैसे को, बैक टू मी मतलब मुझे वापस। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रेज, यह 9 साल की बच्ची जो फटे हुए कपड़े पहनी हुई थी, एंड एज ऑफ द स्टारवेशन और भूखमरी के कगार पर थी, उसने अपने ठुड्डी को ऊपर उठाया, रीच्ड हर इनटू बास्केट अपनी टोकरी के पास ले गई, एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसनेस ऑफ ए लेडी, और उसने एक औरत की संपूर्ण गौरव और शालीनता के साथ उसने पैसे मुझे वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, तो वन थिंग मतलब एक चीज़, कुड डू मतलब मैं कर सका, तो देयर वॉज ओनली वन थिंग, तो उस समय अर्थात जब उस छोटी बच्ची ने इनको पैसे वापस कर दिया, तो ये कह रहे हैं देयर वॉज ओनली वन थिंग, तो उस समय मैं एक ही चीज़ कर सका था, आई बॉट द बास्केट, बॉट मीन्स खरीद लिया, बास्केट में टोकरी, तो मैंने टोकरी को खरीद ली। शी वाइप्ड हर आइज, स्माइल्ड एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट। तो सी मतलब वह अर्थात वो छोटी बच्ची, वाइप्ड मतलब पोछा, हर आइज मतलब अपने आँखों को अर्थात आंसुओं को, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराई, डैश्ड मतलब डैश डाउन मतलब तेज़ी से चली गई, डाउन मीन्स नीचे होता है प्लेटफॉर्म, हेडेड मतलब सोचते हुए विचार करते हुए, सम ग्रास मतलब वही घास के झोपड़ी में, दैट मीन जो, वुड हैव एट लीस्ट मीन्स कम से कम 30 सेंट मतलब 30 सेंट, दैट नाइट मतलब उस रात के लिए। शी वाइप्ड हर आइज उसने अपने आंसुओं को पोंछा, मुस्कुराई और प्लेटफार्म नीचे तेजी से अपने झोपड़ी में यह सोचते हुए चली गई, दैट की वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, यह सोचते हुए चली गई कि उस रात के लिए उसके पास कम से कम 30 सेंट थे। आगे देखते हैं दोस्तों। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आई मतलब मैं अर्थात विलियम सी डॉगलस कहते हैं, टोल्ड मीन्स बताया, कहा, दिस स्टोरी मतलब यह कहानी, टू प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम, मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, आई टोल्ड हिम मतलब मैंने उनको बताया, इट वॉज वन रीज़न मतलब एकमात्र कारण, आई हैड फॉलन मतलब पड़ गया, इन लव मीन्स प्रेम या स्नेह होता है, विथ इंडिया मतलब भारत से, तो आई टोल्ड हिम मैंने उन्हें अर्थात विलियम सी डॉगलस कहते हैं, मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बताया कि यही एकमात्र कारण था जिसकी वजह से मैं भारत के प्रेम में पड़ गया, या फिर भारत मुझे प्रिय लगने लगा, या फिर यहाँ के लोग मुझे अच्छे लगने लगे।
The people I saw in India, those in the village as well as those in high office, have both pride and lively sense of decency and citizenship. द पीपुल मीन्स लोग, आई सा इन इंडिया मतलब मैंने भारत में लोगों को देखा, दोज मीन्स वे लोग, इन द विलेज जो गांव में रहते हैं, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ, दोज इन हाई ऑफिस, दोज मतलब वे लोग, हाई मतलब उच्च, ऑफिस मीन्स कार्यालय या फिर जो लोग उच्च कार्यालय में काम करते हैं, है बोथ मतलब दोनों के पास, प्राइड मतलब गर्व होता है, लाइवली सेंस मतलब जीवंत भावना, और डिसेंसी मतलब व्यवहार या शिष्टाचार होता है, एंड सिटीजनशिप मीन्स नागरिक। द पीपुल आई सा इन इंडिया, विलियम सी डॉगलस कहते हैं, मैंने भारत में लोगों को देखा, दोज इन द विलेज जो गाँव में रहते हैं, एज वेल एज दो इन हाई ऑफिस या फिर जो उच्च ऑफिसों में अर्थात उच्च पदों पे कार्य करते हैं, है बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी। दोनों लोगों के पास अर्थात गाँव या फिर शहरों में रहने वाले लोगों के अंदर गर्व, व्यवहार की उच्च भावना और नागरिकता से ओतप्रोत हैं। अर्थात वे लोग जो गांव के साथ साथ शहरों में भी रहते हैं, अर्थात वे लोग जो गांव में रहते हैं या फिर उच्च ऑफिसों में काम करते हैं, है बोथ प्राइड एंड लिबरेशन, दोनों के अंदर गर्व, व्यवहार और नागरिकता की उच्च भावना है या श्रेष्ठ भावना है। दे आल्सो हैव ए पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, दे मीन्स उन लोगों के पास अर्थात जो गांव में रहते हैं या फिर शहरों में रहते हैं, आल्सो मीन्स भी, पैशन मीन्स तीव्र लालसा या मनोवेग होता है, फॉर इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता या आज़ादी होता है। दे आल्सो हैव ए पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, उन लोगों में भी आज़ादी की या स्वतंत्रता की तीव्र लालसा है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manner, had given me a glimpse of the warm soul of India। तो दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह प्यारी सी बच्ची, बॉर्न में पैदा हुई थी या जिसका जन्म हुआ था, स्क्वेलर मतलब गंदगी होता है, पॉवर्टी मीन्स गरीबी या निर्धनता, अनएजुकेटेड मतलब अशिक्षित थी अर्थात अनपढ़ थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, ग्रामर मीन्स व्याकरण होता है, मैनर मीन्स व्यवहार या शिष्टाचार, गिवन मीन्स दे दिया अर्थात दिखला दिया, मी मीन्स मुझे, ग्लिम्स मीन्स झलक होता है या स्वरूप भी कह सकते हैं, वार्म साउल ऑफ इंडिया भावना प्रधान, वार्म साउल मीन्स भावना प्रधान होता है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वायर, यह प्यारी सी बच्ची जिसका जन्म गंदगी और गरीबी में हुआ था, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जो व्याकरण और शिष्टाचार में अशिक्षित थी अर्थात अनपढ़ थी, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म साउल ऑफ इंडिया, जिसने मुझे भारत की एक भावना प्रधान आत्मा को दर्शन करा दिए या जिसने मुझे भारत की एक भावना प्रधान आत्मा की झलक दिखला दी। उसने मुझे ऐसा एहसास करा दिया कि भारत के लोग इस प्रकार की भावना से ओतप्रोत हैं। दोस्तों, इस प्रकार से पहला चैप्टर अ गर्ल विथ ए बास्केट, जिसके लेखक विलियम सी डॉगलस थे, कंप्लीट हो गया। दोस्तों, मैंने इस चैप्टर को यथासंभव अच्छे से अच्छे भाषा में या सरल भाषा में पढ़ाने का प्रयास किया है। दोस्तों, यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो या हेल्पफुल हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।